और इरफान साहब का वो सीन था जिसमें वो चाइनीज वाली दुकान पे बैठे हैं और कुछ तो वो बच्चे से कुछ का कन्वर्सेशन था उनका उस बच्चे के साथ, और उनको परफॉर्म करते एक तो देखा मैंने, और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओनली फ्यू एक्टर्स है जिनको 3 कैमरा सेटअप लगा था उस टाइम पे। और उन्होंने जब मेरे को याद है मेघना ने बोला था कि ओके नेक्स्ट करते हैं टेक, वो उन्होंने बोला, वो मतलब ऐसा एक्टर है जिससे बोला गया बहुत सॉर्टेड है वो आदमी, उसको पता है कि अगर मेरे को फिल्म करनी है वो सीधा हाँ बोल देगा, अगर नहीं करनी है सीधा ना बोल देगा, वो ये नहीं कि यार 4 दिन बाद आना सोच के बताऊंगा। और एक मेरा अभी बर्लिन मैंने अभी कास्टिंग करी विच इज येट टू बी रिलीज, अभी इस साल रिलीज पे हो। तो मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप हम सभी को बताएं कि जो एक एक्टर होता है वो अपने आप को कैसे पिच करे। बेसिक प्रॉब्लम पिचिंग की ये है, जब एक्टर्स पिच करते हैं ना वो बिना इंफॉर्मेशन के आते हैं बॉम्बे। इतना डेडिकेशन एक एक्टर में जो कोई बहुत रेयर है, और जब मैं तो देख चुका फिल्म अभी रिलीज पे है। स्टार एक लास्ट स्टार था शाहरुख खान, उसके बाद कोई नहीं स्टार है, तो ही वाज स्टिल नॉट कन्विंस। कहता है यार ये तो कॉमेडी वाला है, माना कि कॉमेडी बहुत टफ होती है बट आई कैन नॉट इमेजिन हिम फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर रोल। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रेरणा आप सभी का 1 to 1 विद प्रेरणा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं मयंक बाबा, जो कि बहुत ही पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही हम्बल और काइंड हार्टेड पर्सन है। आज के हमारे इस एपिसोड में हमने ढेर सारी बातें की हैं, कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, एक एक्टर अपने आप को कैसे पिच करे, अगर हम ऑडिशन बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, और भी ढेर सारी बातें। तो आशा करती हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए हम और भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello sir, welcome to our program 1 to 1 with Prerna and congratulations for Berlin. थैंक यू। सर अच्छे लग रहे हैं आप, टी शर्ट अच्छी लग रही है, नाइस कलर। अच्छा सर, जैसा कि आप पास्ट में लॉयर थे और राइट नाउ यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर, तो कैसा रहा सफर लॉयर से कास्टिंग डायरेक्टर तक का? काफी लंबा था इसका सफर। तो बेसिकली अमृतसर से हूँ, ओके तो जी। पढ़ा मैं पूना से था, ग्रेजुएशन पूना से करी थी, तो उसके बाद ग्रेजुएशन का चंडीगढ़। तो वो होता ना पंजाबी पंजाबी फैमिली, डिग्री चाहिए होती है पढ़ने, मतलब लाइफ चलाने के लिए, तो डिग्री तो ले ली थी, फिर जी प्रैक्टिस भी पड़ गए। ओके। तो प्रैक्टिस करते करते बट कभी था ही नहीं ये चीज़ करने का, तो सर्कल वगैरह कॉलेज में मेरा वैसा था, कोई म्यूजिक से था, कोई थिएटर से था, तो उस चक्कर में कभी मन नहीं किया कि लॉ साइड में करो। तो अच्छा। एक टाइम ऐसा है, सैचुरेशन पॉइंट लाइफ में आता है कि आप कर तो रहे होते हो बट मन की चीज़ नहीं करते हो। तो एक दिन डिसीजन लिया कि चलो कुछ और करके देखते हैं, एंटरटेनमेंट लाइन में ट्राई करके देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो मैं बॉम्बे आया था। तो बॉम्बे स्पेसिफिकली कास्टिंग तो नहीं करने आया था, अच्छा, देखने आया था कि देखो अगर प्रोडक्शन में लग गए या किसी को असिस्ट कर लिया डायरेक्शन में या कुछ, या इवेंट साइड भी चले गए। ओके। तो उस चक्कर में फिर जब आया तो फिर बाय चांस कास्टिंग में जॉब लगी, तो वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कास्टिंग की। तो जैसा कि आपने वकालत की उससे पहले, तो जब आप कास्टिंग डायरेक्टर बन गए तो वकालत की जो चीजें थी उससे काफी हेल्प मिली एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? काफी चीजें, सिर्फ कास्टिंग की अगर बात करोगे तो सिर्फ कास्टिंग में जनरली भी काफी चीजें उससे हेल्प आउट करी है, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरेक्शन लोगों से ही होता था जी। यहाँ पे भी वो चीजें के इंटरेक्शन हमारा जनरली होता इंसानों के साथ ही है, तो सेम चीज है, मतलब इंटरेक्शन जो रहा है शुरू से। वहाँ पे भी इंसान पढ़ते थे, यहाँ पे भी इंसान पढ़ रहे हैं, सेम चीज है। तो सर लाइक कास्टिंग जब से आपने स्टार्ट करी और अभी तक आप कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया आपको लाइक कास्टिंग में? मैं बॉम्बे आया था 2014 में, और तब से लेके अभी तक मेरे को 9 साल हो गए, जिसमें मैंने 4 साल, अराउंड 3 साल मैंने असिस्ट किया नहीं को। ओके।
तो 3 साल उनको असिस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 1 साल हरमन बवेजा की कंपनी में काम किया था। ओके। टैलेंट नेक्स्ट करके कंपनी थी उसकी, हम्म। कास्टिंग कंपनी, तो उसमें काम किया था। फिर उसके बाद 2000 अराउंड 17 एंड 18 स्टार्टिंग में अपनी कंपनी खोली। नाइस। तो कास्टिंग के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो उनको आपने कैसे फेस किया? एंड फिर आपने अपनी कास्टिंग कंपनी खोली असिस्ट करने के बाद। चैलेंजेस तो काफ़ी आए थे, क्योंकि जब आप नया चीज़ करते हो तो कोई भी क्लाइंट हो या डायरेक्टर हो या प्रोडक्शन हाउस हो, उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। ओके। कि पता नहीं, चलो टैग अच्छा था कि मैं अच्छी कंपनी में काम किया था, तो बट स्टिल उनको होता है कि पता नहीं ये डिलीवर कर पाए ना कर पाए, क्योंकि अगर जब आप प्रोजेक्ट उठाते हो जी। तो आपके ऊपर काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक सही डायरेक्शन में कास्टिंग जा रही है नहीं जा रही है, ओके। सही तरीके से प्रोजेक्ट एक्टर्स के आगे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। सही एक्टर्स का डायरेक्टर्स के सामने पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, ऑप्शंस जो हम ऑडिशंस कर रहे हैं जी। तो वो चीजें काफी चीजें चैलेंजेस होती हैं। तो हम डे टू डे जब हम प्रोसेस में होते हैं तो हमें पता लगता है कि यार ये चीजें डे टू डे हो रही है। तो वो चीजों का काफी चैलेंजेस होते हैं हमारे एवरीडे की कास्टिंग प्रोसेस में। तो उन चैलेंजेस को जो आप फेस करते हो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आप कैसे उसको हटाते हो उन चैलेंजेस को। शौक है ये एक चीज का, तो कोशिश होती है कि चलो निकल जाए, क्योंकि चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं काम में जी। अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, तो भी जनरली ट्राई कि चलो ठीक है, जैसे कभी रात को 12 बजे कॉल आ गई या सुबह रिप्लेसमेंट आ गई किसी एक्टर की, किसी एक्टर ने सेट पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाया तो ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है हमें। राइट। तो चैलेंजेस तो होते हैं, बट ये आपका काम है, आपने फीस ली है उसकी, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं विच डे टू डे में हमें प्रॉब्लम होती है, बट इट्स आवर जॉब टू डू। ओके। तो इतने ये सारे फेस करने के बाद भी आपने मतलब लाइक आपने बोला कि 9 इयर्स हो गए, देन तब भी आपने डिसाइड करा कि चैलेंजेस है बट आई लव टू डू दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट। क्योंकि चैलेंजेस यार हर काम में है। अगर आप वकालत की बात करोगे वहां पे भी है, वहां पे भी आपको क्लाइंट को खुश करना है और आपकी सही बात आपको जज के सामने पहुंचानी है। सेम यहाँ पे भी है, आपको सेम एक्टर्स, राइट सॉर्ट ऑफ एक्टर्स कि वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाए, आपको वो चीज करनी है। तो चैलेंजेस तो आपको हर चीज में मिलेगी। आप चाहे कॉर्पोरेट में काम कर लो, आप अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर को ये प्रॉब्लम है, तो ये चैलेंजेस तो हर में हर काम में है, कोई काम स्मूथली नहीं चलता। राइट। तो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप जो एक्टर होते हैं उनमें आप कौन सी ऐसी खास चीजें होती हैं जो आप सोचते हो या चाहते हो कि ये होना चाहिए एज एन एक्टर, ये क्वालिटीज बेसिक नीड है, ये एज एन एक्टर होनी चाहिए एक एक्टर में? बेसिक एक थंब रूल है। जब हमने देख लिया कि एक एक्टर आया मेरे पास और ये कैरेक्टर में सूट हो रहा है, बेसिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग एक कैरेक्टर को लेके कितनी है, ओके, और वो कितना डिलीवर कर पा रहा है उस कैरेक्टर को लेके, इज द बेसिक थिंग व्हिच वी लुक फॉर। ओके, तो वो चीज तो बेसिक है, और उसकी परफॉर्मेंस और वो किस तरीके से इजीली वो कर पा रहा है और सेट पे जाके वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि वहाँ पे सेट पे 100 लोग हैं, जब हम ऑडिशन भी करते हैं तो सेट हमारे साथ ज्यादातर टीम होती है 2-3 लोगों की। जब ऑडिशन रूम के अंदर या डायरेक्टर होता है साथ में जब परफॉर्म करता है, तो उस टाइम पे तो कम होते हैं, बट वो देखना पड़ता है कि यार सेट पे भी जाके प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीजें वी लुक फॉर के यार कि ये चीजें मैटर करती है हमारे लिए। मींस इट्स नॉट लाइक कि एज एन एक्टर होना सिर्फ एक्टर की क्वालिटीज नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी अच्छा होना बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर मैं सेट पे जाके अगर एज एन एक्टर यू नीड टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर। सिंपल एक है, आप पपेट बन जाते हो डायरेक्टर का। अगर आपको डायरेक्टर ने बोला कि आपको नीचे बैठना है तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं बड़ा स्टार हूँ। राइट, तो वो चीजें हैं। तो ये बेसिक सी चीजें होती है जो एक एक्टर को समझनी पड़ेगी कहीं पे भी जाके कि यू हैव टू सरेंडर, और आपको कैरेक्टर समझना ही पड़ेगा और आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है उसके पास। एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टर बोथ सरेंडर। क्योंकि एक पैकेज आता है जब भी कोई हम जब कास्टिंग करते हैं, एक ये सिर्फ स्पेसिफिकली मैं कहूँगा चलो मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ जो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, वो चीज मैं गलत बोलूंगा। हम दूसरी चीजें भी देखते हैं, जैसे
बोला कि सेट पे कितना कंफर्ट है उसका, कितना वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, कितना वो सरेंडर कर पा रहा है डायरेक्टर के सामने। ओके। तो यार, और कई बार बजट्स का भी स्ट्रेन होता है हमारे पास। क्या मेरे को पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 20,000 रुपए एक एक्टर को देने के लिए, वो एक्टर एडजस्ट वो मानेगा नहीं मानेगा, वो भी चीज़ होती है। तो विच वी लुक फॉर के यार कई बार रिलेशंस में हम करवा लेते हैं बजट में। ओके। और बट कई बार जब बजट हमारे पास ज़्यादा भी होता है तो वी जनरली पे ऑफ कि चलो पिछले बजट में कम मिला था तो इस बार यहाँ बजट अब रखो। नाइस। एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू नो, जो इट्स लाइक कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, तो जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता होगा तो उनके कुछ डिमांड होते होंगे प्रोजेक्ट को लेके कि हमें ये चाहिए, ये होना चाहिए एक एक्टर में, या प्रोजेक्ट ऐसा है तो ऐसा एक्टर होना चाहिए, या कोई रिमोट एरिया से है कोई कैरेक्टर, तो उस टाइप का। तो उसमें जो उनके बहुत सारे डिमांड होते हैं, तो उनको आप कैसे फुलफिल करके उनको उसी टाइम में देते हो जितने टाइम में उनको चाहिए होता है? बहुत चीजें मैटर करती है। जब एक प्रोजेक्ट हमारे पास आता है ना, एक बजट होता है, एक स्क्रिप्ट होती है। पहले तो स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन चलती है कि ये स्क्रिप्ट है, ये कैरेक्टर्स है मेरे, नरेशन होती है, नरेट करता है। तो उस पे जब हमें फर्स्ट नरेशन मिलती है, जब हमें पढ़ने को मिलता है, तो एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आता था कि यार ये चीज का कैरेक्टर है मेरा, मुझे लग रहा है कि शायद ये कैरेक्टर पे फिट होनी है। तो हम ऑप्शन थ्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम ऑप्शन थ्रो करते हैं, शायद कई बार हिट भी कर देते हैं कि हाँ यार ये सही सोच रहा है, बट कई बार हम कुछ और सोचते हैं, डायरेक्टर कुछ और सोच रहा होता है। तो वो जब हम डिस्कशंस करते हैं फर्स्ट नरेशन या स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद, तो वहां से एक कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं कि यार इस टाइप का कैरेक्टर, ये टाइप का एक्टर ऐसा दिखता होगा, ऐसा उठता होगा, ऐसा बैठता होगा। तो वो चीजें होती है। प्लस फिर बजट्स का सीन होता है कई बार कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि प्रोडक्शन हाउस का बजट कम है और हम बॉम्बे में कास्टिंग कर रहे हैं, मुझे भोपाल का एक्टर चाहिए, भोपाल में शूट होने वाली है और मेरे पास बजट नहीं है ट्रैवल कराने का। तो फिर हम वहां पे जाके उस टाइम पे उस सिटी के अंदर हम ऑडिशंस लेते जाते हैं, वहां पे जाके करते हैं ऑडिशंस, ताकि वहां के लोकल एक्टर्स हमें मिल जाए, ताकि हम वो वहां पे फिट कर सकें जहाँ पे बजट का इशू है। तो वो बेसिकली ज्यादा सेकेंडरी और टर्शरी में आता है। प्राइमरी और जो मेजर पार्ट सेकेंडरी के होते हैं वो जनरली हम बॉम्बे से कोशिश करते हैं कि यहीं से मिले। तो जैसा कि अभी आपने स्क्रिप्ट की बात की, तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जब आप कास्टिंग के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो प्रोजेक्ट जब आप अपने हैंड में ले रहे होते हो, तो क्या उससे पहले एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि स्क्रिप्ट एक दमदार स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए? आप देखते हो ये सारी चीजें? बहुत चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा भी करियर उसी हिसाब से सेट होता है। बिल्कुल। सिर्फ जरूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट दमदार हो और स्क्रिप्ट अच्छी बन के आएगी। ओके। ठीक है, हमें देखना पड़ता है कि प्रोडक्शन हाउस सही है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस बैकिंग जब तक अच्छी नहीं देगा ना, तब तक जितनी मर्जी स्क्रिप्ट हो, जितना अच्छा मर्जी डायरेक्टर हो, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास बजट्स का इशू है और मेरे को पता है कि मेरे को गाड़ी लगने वाली है महंगी वाली मर्सिडीज, और मैं उसकी जगह उठा के मैं दूसरी कोई सस्ती गाड़ी उठा के डाल दूं, तो मेरा वो सीन का मतलब खराब हो जाएगा। तो वो चीज का भी बहुत मैटर करता है कि सिर्फ मैं स्क्रिप्ट नहीं देखता हूँ कि कितनी दमदार है। कई बार दमदार स्क्रिप्ट भी होती है और डायरेक्टर डिलीवर नहीं कर पाता। तो वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, मैं टोटल पैकेज देखता हूँ, जितना जो ईच एंड एवरीथिंग मतलब ठीक है, और मेरे को लिबर्टी कितनी मिल रही है कि मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि वो भी कई बार क्या होता है, कई बार हमें इश्यूज आते हैं और कई बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं सुनते। ओके। तो वो चीज का भी मेरे को देखना पड़ता है कि यार ये चीज का ना हो कि कम से कम सुने बात को। अगर कभी हमें एक्टर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को पता है कि मुझे ये एक्टर मैं भोपाल की जगह मैं बॉम्बे से अच्छा निकाल दूंगा। ओके। ठीक है, वो सुन ले, वो एडजस्ट कर ले वहां पे, क्योंकि मेरे को पता है कि उस चीज से मेरा जो फुटेज आने वाली है, जो फिल्म बनने वाली है या वेब शो बनने वाला है, उस पर कुछ असर पड़ेगा अच्छा। तो वहां पे थोड़ा एडजस्टमेंट, जहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करनी होती है हम करते हैं, बट मैं वो भी चीज देखता हूँ कि थोड़ा वहां से सुनी जाए वाली बात है। ओके। तो ये
सर जैसे कि आपने इतने सारे अनगिनत प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे या जिनकी बहुत सारी यादें होंगी जो आपको अभी तक याद है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताइए जिसका आपको बहुत, जो आपके दिल के करीब और खास हो, जो आपको अभी भी याद हो और आप याद करते हैं। पहला प्रोजेक्ट मेरे को याद है जो सबसे रहा है वो है तलवार। तो मैं हनी कोशिश करता था, तो उस टाइम पे मेरे को याद है कि हम सारे असिस्टेंट्स गए थे रात को शूट देखने के लिए। रात का सेट लगा था। और इरफान साहब का वो सीन था जिसमें वो चाइनीज वाली दुकान पे बैठे हैं और कुछ तो वो बच्चे से कुछ का कन्वर्सेशन था उनका उस बच्चे के साथ, और उनको परफॉर्म करते एक तो देखा मैंने। और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओनली फ्यू एक्टर्स है जिनको 3 कैमरा सेटअप लगा था उस टाइम पे। और उन्हें जब मेरे को याद है मेघना ने बोला था कि ओके नेक्स्ट करते हैं टेक, वो उन्होंने बोला, वो मतलब ऐसा एक्टर है जिससे बोला गया दो वेरिएशन और करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें सेम सीन का। और मेरे ख्याल से बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो एक ही सीन को ओके होने के बावजूद भी कहते हैं कि नहीं यार मैं और भी उसमें वेरिएशन कर सकता हूँ। तो वो मेरा एक तो वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। और एक मेरा अभी बर्लिन मैंने अभी कास्टिंग करी विच इज येट टू बी रिलीज, अभी इस साल रिलीज पे वो। तो उसपे कास्टिंग पीपल लाइक इशवाक सिंह जो रॉकेट बॉयज में था, फिर अपार शक्ति खुराना, राहुल बोस। इशवाक ने साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली मेरी फिल्म के लिए। उससे मेरे ख्याल से 6 से 7 महीने मिनिमम उससे सिर्फ साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, मतलब साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली उसने। और जब वो पहले दिन सेट पे आया है, मेरे को अभी भी याद है, उससे किसी को नहीं बताया था, उसे 6 महीने घर पे एक डेफ म्यूट आदमी घर पे रखा था सिर्फ ये पढ़ने के लिए कि वो आदमी जब उठता है सुबह तो कैसे उठता है और वो रिएक्ट कैसे करता है चीजों को, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ बोलता नहीं है वो। और ये चीज मेरी था कि यार के इतना डेडिकेशन एक एक्टर में जो कि बहुत रेयर है। और जब मैं तो देख चुका फिल्म अभी रिलीज पे है, बट आई थिंक डन फैबुलस जॉब उसके अंदर उसने। और उसी में राहुल बोस का स्टिल रिमेंबर कि जब राहुल बोस को पिच किया था मैंने ये फिल्म, तो पहले उसने पिच डेक मंगवाया था हमसे, जो कि हम पिच डेक भेजते हैं। ही वाज द ओनली एक्टर जिससे मेरा पिच डेक भी पढ़ा 24 घंटे के अंदर, मेरी स्क्रिप्ट भी पढ़ ली है। अगले दिन सुबह मेरे को याद है 12 बजे के आसपास, 12 या 1 बजे का जूम कॉल थी हमारी उसके साथ। उसने 24 घंटे के अंदर मेरे को पूरी फिल्म बता दी कि क्या है। जो कैरेक्टर मैंने उसको पिच किया था उसने ये भी बता दिया कि वो बंदा कैसा उठता होगा, कैसा बैठता होगा, पूरी रिसर्च कर ली थी उसने। और 24 घंटे के अंदर विद नेगोशिएशन वो बंदा लॉक हुआ मेरे साथ फिल्म के लिए। तो ये मैं कहूँगा कि इट वाज माय, ही इज द लाइक 24 आवर्स में उन्होंने स्क्रिप्ट भी पढ़ ली। हाँ, उसको बहुत सॉर्टेड है वो आदमी। उसको पता है कि अगर मेरे को फिल्म करनी है वो सीधा हाँ बोल देगा, अगर नहीं करनी सीधा ना बोल देगा। वो ये नहीं कि यार 4 दिन बाद आना सोच के बताऊंगा। एंड उन्होंने 24 आवर्स में आपको हाँ बोल दिया। तो ये 2 तो एक्सपीरियंसेस मेरे बड़े अच्छे रहे। एंड एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपको किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी हो जो आपको? मेरे को हनी ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी कि एक्टर्स जो है वो ही एक कास्टिंग डायरेक्टर की एसेट है। अगर आपके नाम पे एक्टर नहीं आ रहा ना तो समझ लो कि आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे हो। तो वो है बेस्ट एडवाइस ये है। और मैंने ये सीखा कि अगर एक्टर आपके यहाँ आया है, चाहे वो अच्छा एक्टर है कि नहीं है, वो खुश निकलना चाहिए वहां से। आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि एक्टर वो कैसा है वो बाद में पहले वो खुश निकलना चाहिए। तो वही, क्योंकि हनी के ऑफिस में भी ऐसी था, वी मेड श्योर के एक एक्टर आया, बहुत लोगों ने मेरे को बताया कि हम खुश गए हैं वहां से। क्योंकि आई थिंक बहुत रेयर, बॉम्बे में बहुत कम लोग हैं जिनके लोग जाके खुश होके बाहर आके बोलते हैं। तो खुश इन द सेंस इट्स मींस लाइक द ट्रीटमेंट, द वे दे ट्रीट, या बहुत अलग चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, बट इट्स मैटर, इट मैटर्स। या आपने इतने सारे प्रोजेक्ट करे हैं एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत खास थे जैसे कि आपने बताया।
तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी कहानियां रही होंगी, हर प्रोजेक्ट की कुछ ना कुछ कहानी होती है। जैसे आपने तलवार में काम करा है, रईस हो गई, गूंज एंड उड़ता पंजाब, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, अनगिनत, मैं तो नाम भी नहीं ले सकती इतने हैं। तो उनमें से कुछ के मैं चाहती हूँ एक दो या तीन जो भी हो, कुछ कहानियां जो कि आप हम लोगों को बता सके, साझा कर सकते हैं हमसे। उड़ता की थी एक स्टोरी, तो जो दिलजीत जी ने जो रोल किया है वो पहले कोई और एक्टर कर रहा था, ओके नाम नहीं लूंगा, बट कोई और कर रहा था, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमें चेंज करना पड़ रहा था एक्टर, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे, क्योंकि बहुत चीजें, एक जब आप फिल्म बनाते हो बहुत चीजें आपको देखनी पड़ती है कि सामने वाला एक्टर कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा है, या जो भी चीज होती है। तो वी हैड टू रिप्लेस दैट एक्टर, एंड अभिषेक चौबे वांटेड कि यार कोई ऑथेंटिसिटी वाला कुछ एक्टर लेके आते हैं। तो हनी के डिस्कशन हुई होगी, तो हनी वांटेड के यार सिंस वो सरदार वाला कैरेक्टर है, पंजाबी कैरेक्टर है बोला, तो हम पंजाब से एक एक्टर उठाते हैं जो वहां का बड़ा एक्टर हो, ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल आए और जो भी चीजें। तो ही वाज, दिलजीत के अलावा उन्होंने किसी और एक्टर को वांटेड के यार ये रोल इससे करवाते हैं। एंड मैं तब, मेरे को बॉम्बे आए 1-1.5 साल ही हुआ था, एंड मैं दिलजीत का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मैं पंजाब में वहां पे देखा है मैंने, एंड मैंने उसके पुरानी फिल्म्स देखी हैं, मैंने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी है। तो हनी वाज नॉट दैट कन्विंस्ड विद दिलजीत दैट टाइम, एंड ही वाज लाइक नहीं यार मैं दूसरा एक्टर कर रहा हूँ पंजाब से लाके। एंड मैंने फिर एक दिन बैठे थे, तो मैं संडे को बैठे थे हनी के घर पे, तो मैंने बोला, मैंने कहा पिक्चर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने पहले उसकी जट एंड जूलियट दिखाई उसको, तो जट एंड जूलियट का उसका पार्ट 2 दिखाया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसा लग रहा है ये, आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो उसको कि नहीं कर पा रहे हो? तो ही वाज स्टिल नॉट कन्विंस, कहता है यार ये तो कॉमेडी वाला है, माना कि कॉमेडी बहुत टफ होती है, बट आई कैन नॉट इमेजिन हिम फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर रोल। तो उसी टाइम के थोड़ा टाइम पहले, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, तो 1-2 साल पहले उसकी फिल्म आई थी पंजाब 1984, जो किरण खेर मैम के साथ थी। तो मैंने वो दिखाई, मेरे को याद है कि 20 मिनट हुए होंगे वो पिक्चर को चले, तो पॉज किया हनी ने और सीधा दिलजीत को फोन किया कि मुझे बॉम्बे में मिलो आके, लेट्स। तो दिलजीत का यहाँ पे ऑडिशन हुआ और फिर उड़ता पंजाब उसको मिली। तो वो एक ये कहानी थी जो बड़ी, मेरे को लगता है कि मेरे करियर के लिए बहुत सही थी। Because before the casting you know that he is the, उसमें था कुछ, पता नहीं, मेरे को हमेशा से लगता था कि इसमें कुछ है। आपको पता लग जाता है जब, मतलब किसी एक्टर को आप देखते हो ना, आप स्क्रीन पे भी देखते हो तो आपको पता लग जाता है। एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट होती है किसी भी इंसान में ना, कि यार ये आदमी में कुछ खास बात है। तो ये क्या आपके हर प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट होता है जो कि आपको आता है, या फिर इस प्रोजेक्ट? नहीं, उस हर बार नहीं आता, क्योंकि हर बार सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होता है। मेरे को अभी इंस्टिंक्ट इसके लिए, बर्लिन के लिए है कि इशवाक के लिए, इशवाक ने जो किया है परफॉर्मेंस, वो मेरे ख्याल से वो चीज उसको काफी आगे लेके जाएगी। तो वो है। सर जैसे कि बहुत सारे एक्टर हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो होते हैं उनके ये क्वेश्चन होते हैं, और जैसे कि आज हमें मौका मिला है कि हमारे सामने आप बैठे हैं, इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, तो मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप हम सभी को बताएं कि जो एक एक्टर होता है वो अपने आप को कैसे पिच करे। बेसिक प्रॉब्लम पिचिंग की ये है, जब एक्टर्स पिच करते हैं ना, वो बिना इंफॉर्मेशन के आते हैं बॉम्बे। मैं बॉम्बे की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं कर रहा। उनको पहले तो सबसे पहला इनका प्रॉब्लम ये आती है, लोग एक्टर्स जो है ना अपने आप को सोच के आते हैं कि यहाँ पे स्टार बनने हैं, और अभी आज के डेट में स्टार वाला सीन है नहीं। एक सिंपल बेसिक रूल है, स्टार, एक लास्ट स्टार था शाहरुख खान, उसके बाद कोई नहीं स्टार है, सब नॉर्मली निकले हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये स्टडी नहीं करके आते कि कहाँ पे क्या पिच करना। यहाँ पे हमारे बाइफिकेशन हो रखी है कि कई कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो सीरियल्स में काम करते हैं, जो सीरियल्स की कास्टिंग करते हैं,
कई है जो वेब शोज और फिल्म्स की करते हैं, राइट। कई लोग हैं जो कास्टिंग फिल्म, वेब शोज और टीवी सीरीज की भी करते हैं, कई लोग सिर्फ टीवी सीरीज की करते हैं। तो उनको पहले इनका अपना बेसिक ही चीज क्लियर नहीं है कि मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ, फिल्म वेब शोज में जाना चाहता हूँ, कि सीरियल में जाना चाहता हूँ, कि मेरे को सिर्फ एड्स करनी है। ठीक है, तो बेसिक्स इनके क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीवी, अगर मैं फिल्म्स की बात करूँ, फिल्म्स की मार्केट अलग है, वेब शोज की मार्केट अलग है, सीरियल्स की मार्केट अलग है, और एड्स में तो कुछ कंट्रोल नहीं है हमारा। एड्स की अलग है, वो क्लाइंट बेस्ड चीजें हैं जो ब्रांड के हिसाब से चलता है। तो उनको बेसिकली पहले तो यही चीजें नहीं पता कि कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स है। इनको टॉप 10 पूछते हैं, उनको पहले टॉप 10 नहीं पता होते। मेजर 90-95% एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बॉम्बे आते हैं। फिर उसके बाद इनकी प्रॉब्लम आती है, जिनको पता भी है ना, वो अपनी प्रोफाइल पहले तो ईमेल करना होता है हर एक जगह आपको अपनी प्रोफाइल, जो मेजरली प्रोडक्शन, अगर आप देखो कास्टिंग वाले सब डाउनलोड करते हैं, सब अपनी ईमेल चेक करते हैं। ये पहले जो पिच का जो पहला स्टेप लेते हैं ना, ये लोग ये क्या करते हैं, नंबर निकलवा लेते हैं, और अनप्रोफेशनल होकर ये लोग, कई लोग, सबकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज तुम्हारा पहला ही पिच काटा बच गया कि तुम थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीके से आ रहे हो। फिर अगर ये ईमेल भेजते हैं, ईमेल निकलवानी होती है, ग्रुप्स होते हैं एक्टर्स के, जैसे भी बाकी भी एक्टर्स निकलवाते, तो पता करो, मार्केट में जाके देखो। अगर आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म में एंड क्रेडिट्स में या ओपनिंग क्रेडिट्स में कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम आते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी, कम से कम एक बार IMDb पे जाके चेक कर लो कि स्पेसिफिक फिल्म में किसने कास्टिंग करी है, या स्पेसिफिक कास्टिंग डायरेक्टर क्या काम कर रहा है, उसमें सब कुछ लिखा था। तो उसके बाद जब आपने देख लिया, उसकी ईमेल आईडी निकलवाई, आपकी प्रोफाइल ही इनकम्प्लीट आती है मेजरली। एक सिंपल बेसिक रूल है प्रोफाइल भेजने का, जब आप पहला स्टेप यही कि आप मेल करो, जिसके अंदर 90-95% ईमेल्स हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि वो आती है इनकम्प्लीट। कभी आपका ईमेल आईडी मेंशन नहीं है, मतलब ईमेल आईडी कह रहा हूँ, फोन नंबर मेंशन नहीं है, कभी आपकी फोटोग्राफ्स नहीं है वहाँ पे, कभी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, ठीक है ना, आपने बाकी चीजें मेंशन करी है कि आप किस सिटी से हैं, लोकेशन, ठीक है। हमने एज ग्रुप डाला फॉर एग्जांपल 25 to 30, ठीक है। जनरली जो मेरा वर्किंग स्टाइल है कि अगर मैंने लिखा है पेज पे कि आई एम लुकिंग फॉर एक्टर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30, दैट मींस कि 25 to 30 स्क्रीन एज है जी। अब कई लोग 20 में भी 25 के लगता है, 20 फिर 35 वाले भी कई 30 के लगता है जी। आप वो छोड़ दो, आप लेट अस डिसाइड के वेदर यू आर फिट और नॉट फिट। आप सिर्फ अपनी ईमेल भेज दो जी। अगर आपको लग रहा है, वहां पे लिखा है, खुद ही लिख रहा है कि ओरिजिनल इज दिस, स्क्रीन इज दिस। मेरे जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा है मेरे लिए वो सेम होगा। और क्योंकि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ, जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए हम रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि पता लग जाए कि यार ये बोलता कैसे है। आदमी अपने बारे में जानता है कि नहीं जानता। एक बेसिक उसका थंब रूल है, इंट्रोडक्शन वीडियो अपने बारे में बताना आपको। आदमी जब अपने बारे में नहीं कंफर्टेबली बता पा रहा तो वो कैरेक्टर में कैसे घुसेगा, क्योंकि पहले तो अपने को जानना इसको, ठीक है। पहले अपने को जानो, फिर बाद में आप कैरेक्टर में घुसो। जब अपने आप को नहीं जान पा रहे तो उस कैरेक्टर के बारे में क्या जानोगे। तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बनवाई जाती है। फिर उसमें पता लग जाता है कि यार आदमी नॉर्मली कैसे बात कर रहा है, ठीक है। वो हमारे ऊपर है। उसपे पता लग जाता है कि यार स्क्रीन पे जब हम लैपटॉप पे खोलते हैं, फोन पे कुछ और दिखता है, जब हम लैपटॉप पे खोलते हैं तो उसकी अलग चीज दिख के आती है। तब पता लगता है कि यार ये इसकी स्क्रीनेज क्या जा रही है, 26-27 का लग रहा है कि यार 32-33 का लग रहा है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सामने से लोग जैसे दिखते हैं वो कैमरे पे नहीं आते। और मेजर प्रॉब्लम आती है एडिटेड फोटोज भेजते हैं। एडिट क्यों भेज दी फोटोज? अगर आप मेकअप लगा रहे हो, मेकअप क्यों लगा रहे हो, नेचुरल भेजो। मेकअप जब आप शूट पे जा रहे हो, मेकअप वाले बैठे हैं,
कॉस्ट्यूम वाले बैठे हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है, लेट देम डू देयर जॉब। आपका काम है नेचुरल लुक में इंट्रोडक्शन वीडियो और फोटोग्राफ भेजना विद योर डिटेल्स, कि आपको नेम, एज, हाइट, नंबर, फोटोग्राफ्स, आपकी हॉबीज क्या है, स्पेशल स्किल्स क्या है, लैंग्वेज इज नोन और कंफर्टेबल विद, दो अलग चीजें हैं। आप इंग्लिश जानते हो ठीक है, बट आर यू कंफर्टेबल इन स्पीकिंग दैट लैंग्वेज और नॉट? दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लिख देते हो मेरे को कि मैंने इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, बाद में जब मैं इंग्लिश वाला डायलॉग देता हूँ आपको, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो वो चीज आप लिखो ही मत, क्योंकि क्या होता है कि जब आप आए हो मेरे आगे इंप्रेशन आपका खराब हो गया पहला, मैंने आपको प्रोफाइल देख के बुला लिया। तो वो चीज है, ये बेसिक फंडा है पिच करने का। जब आप उस लैंग्वेज में बातचीत को होल्ड ही नहीं कर सकते तो क्या करोगे? यू डोंट नो द लैंग्वेज एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है ना उससे, क्योंकि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मराठी नहीं आती है, ठीक है, अगर मैंने मराठी सीख भी ली तो मेरा सोच, मैं पहले, क्योंकि मेरी बर्थ लैंग्वेज नहीं है वो, मेरी 3rd 4th लैंग्वेज हो गई, ठीक है, मैं जब प्रोसेस करूंगा ना तो पहले मैं उसको हिंदी में करूंगा कन्वर्ट, फिर मैं परफॉर्म करते हुए उसको करूंगा, तब तक उसमें पता लग जाएगा यार ये एक्टिंग कर रहा है, टाइम दे रहा और ये एक्टिंग कर रहा है। व्हेन एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग, एक्टिंग इज बेसिकली टू बी इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट, दिस इज द बेसिक फंडा। तो तुम्हारा वही बेसिक पिच में ही खराब जा रहा है, और जब इंप्रेशन खराब होता है फिर शायद कई बार सेकंड, जब हमें कैपेबिलिटी लगेगी तुम्हारे में, हम सेकंड टाइम बुला लेंगे। अगर तुमने पहले इंप्रेशन में खराब कर दिया, शायद हमें उसको तो नहीं है कि यार मैं सेकंड टाइम में टाइम वेस्ट करूंगा इसमें, यू नो, शायद मैं सेकंड टाइम ना ही बुलाऊं उसको, क्योंकि हमारा भी टाइम है, हमारी टीम का भी टाइम है, हमारी स्पेस भी यूज हो रही है उसकी, हार्ड डिस्क की जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, वो भी है। फिर डायरेक्टर को भी क्यों भेजेंगे, क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, उससे तो मैं किसी और एक्टर को टाइम दे दूं। तो ये बेसिक है, तो ये आपको पिच करने को आपको देखना है, ये बेसिक है कि आपकी प्रोफाइल ठीक तरह जा रही है। और अगर किसी ने स्पेसिफिकली व्हाट्सएप करने को भी बोला है, मैं मानता हूँ कभी कभी हम भी देते हैं, मेरी कंपनी भी देती है कि व्हाट्सएप पे भेज दो आप, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप रात को 2-2 बजे भी मैसेज कर रहे हो, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है। रात के 3-3 बजे वीडियो कॉल आ रहे हैं एक्टर्स के, यार हम सो रहे हैं, जिसके कारण मेजर एक्टर्स ना ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। फिर हम पूछते हैं कि आप कॉल क्यों कर रहे हो इतनी रात को, कहते हैं सर हमें टाइम ही अभी मिला, हमने पोस्ट ही अभी देखी है। आपने देखा है, आप दिन में 5 मिनट नहीं निकाल सकते कि आपको प्रोफाइल भेजनी है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं कहीं पे, 5 मिनट तो कहीं पे भी निकल जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टर्स होते हैं, तो जो लुक होता है, कई बार रिमोट एरिया का लुक होता है या वेस्टर्न लुक होता है, तो वेस्टर्न वाले ये सोचते हैं कि नहीं हम तो मेकअप लगा देंगे तो हम रिमोट एरिया में चले जाएंगे, या रिमोट एरिया वाले जो जिनका लुक होता है वो सोचते हैं कि नहीं मेकअप से तो कर सकते हैं। तो उस बारे में लाइक, ये सिर्फ मेकअप नहीं है ना, अब उड़ता का टाइम देख लो, अब उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट को जब कास्ट किया था, तो आपने सोचा था कि वो बिहारन वाला रोल करेगी जो कि खेती बाड़ी वाला काम करती है, इमेजिन किया था? नो, सिर्फ मेकअप से काम नहीं हुआ ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसकी डिक्शन थी, डिक्शन के ऊपर काम हुआ, मेकअप के ऊपर काम हुआ, उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर काम हुआ, तभी एंड में जाके उसको वो रोल मिला ना। उसके लुक टेस्ट, कितने दिन के लुक टेस्ट गए होंगे उसके, इमेजिन करो कितने दिन की वर्कशॉप गई होंगी उसके डिक्शन की, डिक्शन के साथ एक्टिंग का कोलैबोरेट करने के लिए वर्कशॉप गई होंगी। तो वो चीजें हैं, तो वो चीजें सिर्फ मेकअप से नहीं होती चीजें कहीं, वो एक्टर के अंदर से भी निकल के आनी चाहिए। वो एक्टर को प्रूफ करना पड़ेगा कि यार हाँ ये आदमी ऐसे ही चलता है, ये कैरेक्टर ऐसे ही चलता है। It's all about the process. Everyone should follow this. Basics. Yeah. And जैसे कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो जब आप पार्टीज में जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, तो कई बार ऐसा मोमेंट होता होगा कि लोग आपको फॉलो करते होंगे या फिर सोचते होंगे कि इनसे बात कर ली जाए, या परेशान करते होंगे या प्यार से, जो भी। हाँ नहीं, तो परेशान तो लोग ज्यादा फोन पे करते हैं, सामने आके तो बहुत रेयरली किसी ने कभी कुछ किया हो। मेरे साथ तो टचवुड ऐसा किस्सा हुआ नहीं, बट हाँ ये है कि यार
जब ऑफ वर्किंग आवर्स हम गए हैं कहीं पे, मैं जैसे दोस्तों के साथ घूमने गया हूँ या फैमिली के साथ गया हूँ, तब आप यार वहां पे ये चक्कर आती है कि ठीक है आप मिलो आके, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मना नहीं किया जाता, बट एक ना दूसरे की पर्सनल स्पेस, एक डेकोरम, मतलब काइंड ऑफ रिस्पेक्ट करो। हाँ, रिस्पेक्ट। एक पर्सनल स्पेस की ना वो करो। अब मैं पार्टी पे बैठा हूँ, पार्टी पे आके तुम यार मैं चिल मारने आया हूँ, आप उधर बैठ के काम की बात मत करो, आप करो जो चिल मारना आपने। तो ये वो है कि वहाँ ये ज्यादा नहीं होता, बट बहुत कम होता है, बट वो भी ठीक है। तो ऐसे कोई फैन मोमेंट हुआ है कि इस लाइक आगे किसी ने बोला हो कि सर ऐसा कई बार होता है? नहीं, फैन मूवमेंट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट लोग मिलते हैं कभी कभी, जैसे कईयों को शक्ल नहीं पता होती हमारी, हाँ। बट बाद में कईयों को पता होती है कईयों को, तो वो आदमी अपने थॉट में होता है, अचानक से ये तो वो ऐसे घूर के उनके वो पता लग जाता है यार इनके अंदर का एक्टर जाग रहा है निकल लो यहाँ से पहले। तो क्योंकि काफी टाइम पहले तो ऐसा था कि लोग कास्टिंग डायरेक्टर को जानते भी नहीं थे या एक्टर्स को, अब ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू बोले या जो भी है, तो अब जानने लगे हैं लोग कौन है इस मूवी का, सिनेमेटोग्राफर कौन है, एडिटर कौन है, एंड कास्टिंग। टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि पहले तो कास्टिंग प्रोसेस भी नहीं था। आपने तो इतने एक डिकेड हो गया, 10 साल आई थिंक, 9 साल हो गया मेरे को। हाँ, तो क्या डिफरेंस रहा उस टाइम की कास्टिंग में और अब की कास्टिंग में? कोविड के बाद मेजर चेंज आया। अगर मैं बोलूं, क्योंकि कोविड से पहले ये सीन था कि ऑफलाइन ऑडिशन जब हम करते थे तो मजा आता था उस टाइम पे कि एक्टर्स हमें एक्चुअल में देखने को मिलते थे। जैसे एड्स करते थे, जब एड्स की कास्टिंग करते थे तो लोग आते थे, ऑफलाइन ऑडिशन हम करते थे, मजा आता था। आजकल सब कुछ चेंज हो गया है कोविड के बाद से। सेल्फ टेस्ट करते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। उसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब हमें नहीं पता कि यार वो उसे कौन सा टेक भेजा है, हमें 20 बार रिकॉर्ड करने के बाद भेजा कि यार दूसरे टेक में ही आ गया था। वो डिसएडवांटेज है हमारे लिए, बट एडवांटेज ये है कि चलो ठीक है, हमारा वो प्रोसेस ना इजी हो गया। कि कॉल किया, हमारे स्टूडियोज के पैसे बच रहे हैं। अब ऑफलाइन हमेशा नहीं बुलाना पड़ता, और टाइम वो किसी भी टाइम भेज वो किसी टाइम है जो भी जिसमें। हाँ, अब जैसे मेरे फिल्म वगैरह जो हम अभी जैसे कर रहा हूँ एक और, तो उसमें जब भी ऑडिशन होते तो मेरे ऑफलाइन ही, जिन्होंने बॉलिंग करी उनके साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ उनकी, तो वो जनरली ही लाइक यार मैं फर्स्ट ऑडिशन तू करेगा, वो भी ऑफलाइन रहेगा, और सेकंड मेरे साथ वो भी स्टूडियो में, वो भी ऑफलाइन। तो वो प्रोसेस का इन कई बार मजा बड़ा आता। नाइस। और जैसे ऐसा कोई बात या ऐसी कोई चीज जो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपको लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर वो जो भी एक्टर्स हैं या जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं सबको पता होनी चाहिए, या एटलीस्ट एक बेसिक है जो हमारी इंडियन मेंटालिटी जो प्रॉब्लम है इंडिया की, एक तो पर्सनल स्पेस नहीं पता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और हो, एक वो चीज बेसिक बाउंड्री होनी चाहिए हर एक के लिए। एवरीवन शुड मेंटेन, इवन तो प्रोडक्शन हाउस के रात को आप 11 बजे नहीं बोल सकते यार कि चेंज हो रहा है। हमने भी तो सोना है यार, हमने भी खाना खाना है, हमने भी पार्टीज करनी है, हमने भी घूमने जाना है, या कुछ भी है, हमें भी दूसरे प्रोजेक्ट देखना है। तो वो चीजें हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने एक्टर्स का भी बताया आपको पहले, तो वो एक्टर्स को देखनी चाहिए। अब इन चक्करों में हमें भी फिर रात को 12 1 बजे कॉल करना पड़ता है एक्टर्स को, फिर हमारा को बुरा लगता है कि हम भी वही करें जो हम नहीं चाहते। तो ये है बेसिक्स, थोड़ा ये सिस्टम और हाँ ये मेंटालिटी भी हमें चेंज करनी पड़ेगी सबको। हाँ या ना वाली, हाँ या ना होना चाहिए, देख लेंगे कर लेंगे वाली जो मेंटालिटी है ना, चाहे वो किसी में भी है, चाहे वो कास्टिंग वाला बोल दे या एक्टर बोल दे या डायरेक्टर बोल दे, तो वो कहते ना क्या तुम अपने वो वर्क करो, जैसे मैं अपने आप को बोल रहा हूँ देख लेंगे यार कर लेंगे, तो वो चीज चेंज करनी चाहिए हमें। इसलिए कि किसी भी चीज को जस्ट डोंट लाइक कि हल्के में या करो या ना करो, सिंपल डिसाइड दैट। वो बीच में दो नाव में सवार होकर हमेशा बंदा गिरता ही है, लाइक फोकस एंड क्लियर। तो वो चीज है। आपको ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स होते हैं कई बार कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह में भी उनकी एक्टिंग की वजह से या फिर जो भी रीजन रहा हो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं,
तो अगर एक एक्टर धीरे धीरे भी अगर अपने ऊपर काम करे तो एक कास्टिंग डायरेक्टर जिसने उसको नहीं लिया या किसी प्रोजेक्ट में मना कर दिया तो इन फ्यूचर वो ले सकता लेगा, क्यों नहीं लेगा? अगर पोटेंशियल उसने चेंज किया है, अगर आज मैं फॉर एग्जांपल आपको मना कर दूं, आपको किसी और ने कास्ट किया और मेरे को दिखाया कि चेंज किया इसने अपने आप को, और मेरे को लग रहा है कि यार इसको करना चाहिए, तो क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा ना मैं? वो हमारे लिए अच्छी चीज है कि चलो 10 जगह भटक नहीं रहे हम एक्टर ढूंढने के लिए। एंड आई डोंट नो ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए या नहीं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि अगर आप आंसर करना चाहें। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि लिंक बनाओ एक्टर को, कि कास्टिंग डायरेक्टर से बात करो, लिंक बनाओ, जो एक्टर्स होते हैं या नॉन एक्टर्स होते हैं व्हाटएवर। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है, जो उसका डिसीजन बेस्ड होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, इट्स नॉट ऑल अबाउट द लिंक्स, वो एक जो उसको किसी एक्टर में चाहिए होता है, वो चाहे वो लिंक के थ्रू मिले या कोई अननोन एक्टर है उसके थ्रू मिले, उसके लिए वो चीज। आपने प्रोफाइल भेजी जी, आपका लिंक बन गया, ओके, ठीक है। हाँ, आप काम के चक्कर में दोस्ती यारी डाल रहे हो, वो चीज गलत है। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट, चाहे वो एड हो, फिल्म हो, वेब शो हो, सीरियल हो, कुछ भी हो, प्रिंट शूट ही हो, मैं तो कहता हूँ, उसमें पैसा लगा, चाहे वो क्लाइंट का पैसा लगा है, किसी कॉर्पोरेट का पैसा लगा है, या किसी प्रोडक्शन हाउस का या स्टूडियो का पैसा लगा है, बिजनेस है, हर एक को चाहिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसने बंदे ने 10 रुपए डाला, उसको कहता है मैं 10 का 12 करना है मेरे को, तो वो उस चक्कर में मैं, जब मेरे को पता है कि मेरे साथ कोई मेरे को जानने वाला मेरा है और उसमें वो चीज नहीं है जो चीज मैं इस कैरेक्टर में ढूंढ रहा हूँ, तो व्हाई वुड आई पिच इन? क्योंकि मेरा खुद का स्टेक भी लगा ना। और ऊपर से अगर मैं मिस कास्टिंग करूंगा और वो वहां पे जाके कुछ सेट पे जाके कुछ गड़बड़ हो या ना हो, तो जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, क्या पता मेरे को शायद वो अगली बार दे ही ना काम। क्योंकि मेरे को सुनने में आता है, ये चीज मेरे को सुनने में आती है कि कई कास्टिंग वाले ऑफिस में ये होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, होता है कई जगहों पे, अपने ग्रुप वाले ही पिच कर रहे होते हैं ये लोग जी। बट विच आई फील इज रॉन्ग। काम का ईमानदारी से करो काम, सिंपल, वरना छोड़ दो। ओके सर, तो हमारा जो इंटरव्यू है 1 to 1 विद प्रेरणा, इस इंटरव्यू में लास्ट का हमारा एक सेगमेंट होता है 1 to 1। इसमें ऐसा होता है कि हम कुछ क्वेश्चन, इट्स काइंड ऑफ रैपिड फायर बोल लो या जो आप बोलना चाहें, तो इसमें होता है हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको या तो 1 वर्ड में या यस और नो में, या फिर अगर आप बोथ बोलना चाहो तो आंसर करना होता है। एंड इफ यू डोंट लाइक द क्वेश्चन देन यू कैन से स्किप। ठीक है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि अभी हम जो लास्ट का सेगमेंट है वो करते हैं। आर यू रेडी? So can we start? Yeah. So the first question is, what do you do in your spare time? फिल्म्स देखता हूँ, वेब शोज देखता हूँ, या सूफी म्यूजिक। And according to you, luck or hard work? फर्स्ट हार्ड वर्क, लक फिर लक के ऊपर है। Favorite writer? यार एज सच स्पेसिफिक कोई नहीं है, काफी अतुल जिनका मैंने काम किया, अतुल सब्बरवाल, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स एंड डायरेक्टर्स जिसका मैंने काम किया। Okay, and favorite casting director in Hollywood and Bollywood also? यार हनी है यार, आई थिंक इंडिया में ट्रेंड लेके आना है वो। You love हनी? या तो मेरे ख्याल से सारे मेजर जितने भी आप देखोगे आज के डेट में जो ज्यादातर काम कर रहे हैं, मेजर, वो नाम लूंगा, सबको पता ही है, मेजर जितने भी कास्टिंग वाले सब उन्हीं के ऑफिस से निकले। Okay, that's great. तो आई थिंक जो चीज जितनी समझ हनी को है वो हम में से किसी को भी नहीं है, मेरे को लगता। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स इन इंडिया राइट नाउ, व्हाट आई फील। मतलब हालांकि वो अब करते नहीं है, बट स्टिल। Great. Who was your first celebrity crush? स्कूल में के अभी तो कोई नहीं है। स्कूल में सुष्मिता सेन रही है, ऐश्वर्या राय रही है। Okay. And favorite actor or actress? Right now? Yeah. Right now, Ishwak is one of my favorite actors. Ishwak Singh is one of my favorite actors.
कबीर बेदी साहब रहे हैं। फिर पुरानों में से अगर मैं बात करूँ, कबीर बेदी साहब है, ओमपुरी है, इरफान साहब थे। तो ये फेवरेट मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड, एनी? गॉडफादर ओके। या टैक्सी ड्राइवर, बोथ। वन सॉन्ग दैट यू रिलेट? ये ऐसा कुछ नहीं है, मूड के हिसाब से है, हाँ, but right now what? बट आई वुड स्किप क्योंकि मूड के हिसाब से मेरा फेवरेट आता। Okay. What was your first job? या फर्स्ट जॉब वाज एज अ लॉयर ओनली। One good thing or bad thing about you? यार गुड का तो पता नहीं, बैड भी पता नहीं मेरे को। You don't want to say actually. या आई वुड स्किप। What's your favorite quote from a movie? It's any movie from Hollywood, Bollywood or other. यार गॉडफादर का था जो उसने बोला था ना कि आई विल मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। सो आई थिंक वो मेरा फेवरेट रहा आज तक का कोट। Okay. कोट नहीं होगा, मतलब डायलॉग कह लो या कोट कह लो, जो भी है। Nice. What do you absolutely hate? रिगार्डिंग व्हाट? Yeah, it's like कि कई बार कैसा होता है ना कि maybe I don't want to say like कोई गाली हो गई या कोई वर्ड हो गया या फिर कुछ ऐसी मैं वही चीज सुनना जो पसंद नहीं है कानों को। यार वो जो मैं जो चीज बोला था आपको पहले कि यार देख लेंगे कर लेंगे, Yeah, that's kind of वो चीजें मेरे को बहुत वो नहीं। हाँ है ना, तो you hate this word. या जैसे रैपिड फायर है, हाँ है ना, वैसे वो है। So that word is देखेंगे। मेरे को अच्छा नहीं आता, ठीक है, देख लेंगे कर लेंगे। वो तो बहुत बार लोग उस सेंस में बोलते हैं, देख लेंगे तुम्हें, वो भी नहीं होना चाहिए। Okay, nice. And what is the dumbest thing you have seen on social media? रील्स। So many actors are disappointed. Oh my god. Okay. What TV show or a movie changed the way? यार बहुत थी, बट आई थिंक जो चेंज द वे ऑफ लुकिंग सिनेमा वाज ओमकारा, विशाल जी की फिल्म थी। उसी के बाद मैंने गॉडफादर वगैरह देखी थी, बट स्टिल Yeah. दैट वाज वन ऑफ द फिल्म्स व्हिच आई रियली लाइक्ड, जिसने इंटरेस्ट मेरा पैदा किया था फिल्म्स वगैरह को लेकर। So that was the film. And ऐसा कोई कैरेक्टर, मे बी वो रियल कैरेक्टर आपके फादर हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई पब्लिक फिगर हो सकता है जिससे आप रिलेट करते हो या दैट यू एडमायर मोस्ट? I admire रतन टाटा a lot. तो उनके कहने की जरूरत नहीं क्यों, तो बहुत चीजें। योर फेवरेट बुक? यार मैं बुक्स नहीं पढ़ता। फेवरेट प्लेस? प्लेस यार एज सच कुछ नहीं। प्लेस हॉलीडे, वेयर यू वांट टू गो फॉर द हॉलीडे? यार आई वुड लव टू गो टू एम्स्टर्डम या LA। वन वर्ड अबाउट योर कास्टिंग कंपनी? यार I think you should ask the actors or the directors for this. I want you, maybe it's for you, like maybe you can say anything. It's your heart, it's your brain. Yeah, it's my heart. It's my heart. Yeah. Okay. And one sentence or maybe a word or whatever you want to say about your like co-worker, जो आपकी टीम में जो आपके मेंबर हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में एक कुछ अगर आप कहना चाहें? Nothing. You have to, I think. Nothing. Nothing is everything. So it's nothing. Okay. And favorite food? Punjabi. North Indian. What's the worst thing you have eaten in a restaurant या cafeteria? यार ऐसे तो बहुत कुछ खाया। Okay, your favorite drama that you have seen in theater recently? फिल्म? Drama, play. प्ले? Yeah. अभी रिसेंटली मैंने दानिश हुसैन सर का देखा था प्ले, एक पंजाब ये भी। आई थिंक ब्रिलियंट इज द वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्ले। पृथ्वी में देखा था मैंने। कोई ऐसी मूवी जो आपने देखा और आपको अच्छी नहीं लगी हो? मे बी इट्स डिफरेंट बट skip. Okay, so I think it's done. 1-to-1 segment. Thank you so much. And thank you so much for doing with Thank you us. And so thank much. you for your time. And thank you for inspiring us and motivating us. Thank you. And thank you so much. Thank you. And last but not the least, I want to say one thing.
अगर आप हमारे इंटरव्यू के बारे में, हमारे पॉडकास्ट के बारे में, या हम सभी हमारी टीम के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा, कहना चाहें तो। मेरे को बहुत अच्छा लगा